बच्चे बिजनेस स्टडीज की सीरीज में जब अब हम दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे चैनल प्लेलिस्ट जहाँ पे तो बीएसटी के बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो उसी सीरीज का जो दूसरा चैप्टर है उसमें आता है पहला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबको पता टॉपिक है, सबने प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट इसी पे बनाया होगा या बनाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बच्चे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जैसे कि आप साइंस में लॉ पढ़ते हो ना, जैसे आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अलावा पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही बीएसटी के अंदर हम इसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल बेसिकली एक तरीके का साइंस में जैसे लॉ होता है वैसे बीएसटी में प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल क्या है? कुछ नहीं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन ने ना अलग अलग तरीके से चीजों को अप्लाई किया अपने बिजनेस में, और जब उन्हें उसे लगा कि एप्लीकेशन से जो रिजल्ट आ रहा है अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिंसिपल की फॉर्म में लिख दिया। प्रिंसिपल मतलब गाइडलाइंस की फॉर्म में लिख दिया कि अगर आप ये चीजें अपने बिजनेस में करोगे तो बिजनेस में फायदा होगा। भी गारंटी नहीं है, फायदा होगा। इट मे बी की होगा और इट मे नॉट बी, हो भी सकता है और नो नहीं भी हो सकता है। तो क्या कहता है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मींस काम करने के लिए अपनाए गए तौर तरीके जो कि जनरली सबको फॉलो करने चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। किसके पे अप्लाई होता है? डिसीजन लेने में और मैनेजर्स के बिहेवियर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक इन्होंने शॉर्टकट बनाया हुआ है याद करने का, अंडरग्राउंड कैट इज स्पिनिंग फॉर बिटर ककम्बर। तो ये क्या है? एक एक लेटर के साथ इन्होंने इसके क्या बताया, टॉपिक्स को बताया, इसकी इंपॉर्टेंस और फीचर्स को बताया। पहला, अंडर का मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब प्रिंसिपल जो है वो दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में या वो कंट्री में, कंट्री भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक फैमिली हो सकती है। तो जो ये प्रिंसिपल्स है वो हर जगह यूज होगा। कैन बी अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर, राइट। कंपनी में, फर्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, एचयूएफ में, मल्टीनेशनल कंपनी में, ज्वाइंट वेंचर में, किसी में हर जगह अप्लाई होगा। कहता है एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेशन वेरीज डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कितना इफेक्टिवली यूज होगा ये डिपेंड किस पे करता है? नेचर और साइज पे। मैंने कहा कि हर जगह अप्लाई होगा ये सबको पता है, बट कितना इफेक्टिवली अप्लाई होगा ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे और साइज पे, कि क्या नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का और क्या साइज है। क्लियर। दूसरा है बच्चे जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टेलर मेड टूल्स। ये ऐसा नहीं है कि लगा दोगे तो सक्सेस होगा ही होगा, एक गाइडलाइन है कि ऐसा करने से आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। एज अ रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। भैया बिजनेस सिचुएशन जो होता है ना आसान नहीं होता, तो कमजोर दिल वाले बिजनेस नहीं करते, मजबूत दिल वाले बिजनेस करते हैं। एक तो मेहनत बहुत होती है, इसके अलावा एफर्ट और सक्सेस में आप फेल हो गए या पास हो गए ये भी नहीं पता। मतलब आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हो जो कि बिल्कुल नया है, क्योंकि इंडिया में देखा भी होगा आपने स्टार्टअप ज्यादातर बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाता है? स्टार्टअप बंद होने का कारण ही यही है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, इसको समझना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे डायमेंशंस है जिसकी स्टडी करनी होती है। These can just provide guidelines not for specific solution। भैया ये पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने की दवा नहीं है, ये गाइडलाइन से नॉर्मल है। जैसे कि अगर आप एक्सीडेंट होता है रोड पे तो आप उसका वहीं पे ऑपरेशन नहीं कर देते हो, फर्स्ट एड देते हो, और फर्स्ट एड देके उसे उठा के लेके जाते हो हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट एड क्या है? वही प्रिंसिपल है जो कि नॉर्मली आपको क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। ठीक है ना, पता चला वहीं पे आप एक्सपर्ट बन के उसका ऑपरेशन कर रहे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये क्या बताता है? कॉज और इफेक्ट, क्या करोगे तो क्या होगा, किसका क्या इफेक्ट होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
are intended to establish the relationship between cause and effect so that they can be applied in the similar situations. ना इसको करने पे अगर ऐसा हो रहा है तो वैसी वैसी सिचुएशंस पे आप अगर वो चीज अप्लाई करो तो उसका रिजल्ट प्री डिटरमाइंड होगा कि ऐसा आएगा. However, accurate cause and effect relationship cannot be established. खुद ही अपनी भाषा में ही कहता है कि भैया एक्यूरेट नहीं होगा, हमने जो बताया उसके आसपास आएगा रिजल्ट. 100% आप जो सोचोगे ना कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये पॉसिबल नहीं है. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया था कि भाई बिजनेसमैन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया और उसके बाद प्रैक्टिस ऑब्जर्व के बाद उन्होंने बताया. फ्लेक्सिबल, ये चेंज हो सकता है. कहता है आर नॉट रिजिड एज इन केस ऑफ प्योर साइंस प्रिंसिपल. ये कहना क्या चाहता है, जैसे नॉर्मल साइंस में जो लॉ है ना वो हर जगह लागू होता है. जैसे ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, तो ये हर जगह लागू होती है ना अर्थ पे. तो वैसा प्रिंसिपल हर जगह लागू नहीं होता. ये टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. कैन बी मॉडिफाइड एज पर चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट. इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी. Even in identical situations, same principle cannot be applied blindly. कहता है कि सेम सिचुएशन, मान लो कि वही प्रिंसिपल किसी एक सिचुएशन में आपको सक्सेस देता है और वही प्रिंसिपल आपको उसी तरीके की दूसरी सिचुएशन में सक्सेस नहीं देगा, तो आप ब्लाइंडली इसको अप्लाई मत करो. आपको इसको वाइजली अप्लाई करना है, मतलब इंटेलिजेंस का यूज करना है. मेनली बिहेवियर, ये किस पे डिपेंड करता है, बिहेवियर में. एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर. किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को समझना और प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, तो ये मुश्किल काम है. अगला बच्चे कंटीजेंट. बच्चे अनसर्टेन है. कंटीजेंट का मतलब होता है विच डिपेंड ऑन फ्यूचर सिचुएशन. तो ये क्या है बच्चे, कंटीजेंट का मतलब होता है अनसर्टेन. तो ये क्या है, देयर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट ऑन कंटीजेंट, डिपेंडेंट और कंटीजेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये प्रिंसिपल लागू होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो सक्सेस क्या होगा, ये भी. ठीक है. अगला बच्चा सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल. पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. प्रिंसिपल क्या करता है, मैनेजर्स को क्या देता है, एक तरीके का क्या देता है, उन्हें गाइडलाइंस देता है. क्या देता है, गाइडलाइंस देता है. उनकी नॉलेज को इंप्रूव करता है, उनकी एबिलिटी को इंप्रूव करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करता है. इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स. प्रिंसिपल्स क्या बताता है आपको, कि जो आपने पीछे गलतियां की, उन गलतियों की वजह से आगे और गलती ना हो, नुकसान ना हो, उससे बचाता है ये आप. सेव द टाइम बाय सॉल्विंग द रिक्योरिंग क्विकली. और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व बहुत जल्दी करते हैं. मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. ये किस पे यूज हो सकता है, यूज एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग. प्रिंसिपल किस पे यूज होता है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पे, रिसर्च पे, उसकी एजुकेशन पे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्या करता है, मैनेजर्स को अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम और इफेक्टिवली यूज करने में मदद करता है, मतलब वेस्टफुल एक्टिविटी को कम करने में मदद करता है. क्या कहता है, ये बहुत अच्छी लाइन है, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ मैनर दैट गिव मैक्सिमम बेनिफिट. मतलब आपको फायदा ज्यादा हो और मिनिमम कॉस्ट. जहां भी इफेक्टिवली वर्ड आएगा वो यही आएगा, एफिशिएंसी वर्ड यही आएगा. साइंटिफिक डिसीजन. प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, डेटा पे बेस्ड होता है, और ये आपको क्या करता है, आपको साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करता है, लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करता है, ना कि ब्लाइंड फेथ पे विश्वास करता है. तो ये याद रखना. अगला है बच्चे, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में आपकी मदद करता है.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या हो सकती हैं? इक्वालिटी, है ना। इसके अलावा बच्चे आप एक तरीके का बात कर सकते हो इसमें कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, तो प्रिंसिपल इस्तेमाल करोगे तो क्वालिटी अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहला है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या दिया? पहला दिया डिवीजन ऑफ वर्क। ये याद रखना, क्या दिया? काम को बांटो। या एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, अगर एक व्यक्ति को तुम सारे काम दे दोगे तो काम टाइम पे भी पूरा नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, और वेस्टफुल एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। आपको मान लो कि सारे काम आए, फिर भी एक व्यक्ति को सारा काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी बॉडी की एक लिमिटेशन है। तो काम को उनके टैलेंट के हिसाब से, एक्सपर्टाइज के हिसाब से क्या करो? बांटो। काम को जितना बांटोगे, जितना टुकड़ों में बांटोगे, छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे, काम का होना उतना ज्यादा चांस है, सक्सेस होने के चांस उतने ज्यादा हैं। तो क्या कहता है? वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी डिवाइड एंड एलोकेट एज कंपिटेंस। कंपिटेंस मतलब टैलेंट के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ड्यू टू दिस रीजन बिग कंपनी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंस। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों में फाइनेंस की डिपार्टमेंट अलग होती है, मार्केटिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग, और ह्यूमन रिसोर्सेस का अलग। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बोल रहा हूँ। अब एक कंपनी में मान लो 4 एम्प्लॉई हैं, 4 डिपार्टमेंट बना रहे हो, एक प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, एक मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, एक फाइनेंस बना दिया, और एक परचेज का बना दिया। कोई काम नहीं करेगा क्योंकि सब। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? डिवाइड किया जाता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया किसके पास क्या करने का राइट है, ये अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी क्या होता है? फिर से सुन लो। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर। आप पे क्या अधिकार है, उसे क्या कहते हैं? अथॉरिटी। सिर्फ पे सारी चीजों का अधिकार नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके पास क्या अधिकार है, और कौन किसका जूनियर है और कौन किसका सीनियर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तो एक हिराके होता है, तो उसमें ना कौन जूनियर है कौन सीनियर है, ये पहले से पता होना चाहिए, ताकि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन उस चीज के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। क्लियर? अगर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्स अथॉरिटी दोनों क्लियर होगी ना, तो अगर काम अगर डिले भी हो रहा है तो आप उसका रीजन ढूंढोगे कि क्यों डिले हो रहा है, और उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। तो अथॉरिटी इज द राइट टू गिव द ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूटी। तो अथॉरिटी सीनियर ऑफिसर्स के पास होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर ऑफिसर्स के बारे में बात पास होती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं दोनों। अगर आपको पावर दी गई है ना, अथॉरिटी दी गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अथॉरिटी दे दी गई तो आप उस अथॉरिटी का मिसयूज करोगे। जिम्मेदारी दी नहीं गई, बस आपको पावर ही पावर दे दिया गया, तो आप उसको मिसयूज करोगे ही करोगे। डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस नहीं होगा। डिसिप्लिन मतलब एम्प्लॉय टाइम पर आए, एक कॉमन तरीके से काम करे, प्रॉपर तरीके से टारगेट को अचीव करे। तो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड एंड सुपरवाइजर ऑल लेवल। डिसिप्लिन तभी फॉलो होगा जब सुपरवाइजर अच्छा। क्लियर? एंड एम्प्लॉयर मैनेजर मस्ट ऑल्सो बी डिसिप्लिन टू स्टिक टू हिज कमिटमेंट, प्रॉमिस एंड वर्ड्स। तो और किस पे जुड़ा हुआ हो? कमिटमेंट पे, प्रॉमिस पे और वर्ड पे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी द ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या करना है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मस्ट टू बी फॉलो, है ना भाई। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल एंड रेगुलेशन है, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो करेगा तो उसके लिए फायदेमंद है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हुआ सबको आप ऑर्डर जब दे रहे हो ना, तो एक जैसा दो। इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम 2 और मोर सुपरवाइजर, इसको एग्जांपल से सुनो समझो, क्योंकि कईयों को समझ में नहीं आता। यूनिटी ऑफ कमांड,
यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, मैंने आपको कई बार समझाया भी होगा क्लास में कि मतलब एक जूनियर है और उसके दो सीनियर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये दो बंदे हैं, एक पी और क्यू, पी है और क्यू है, और ये दोनों सीनियर और बेचारा आर जूनियर है। ये भी ऑर्डर दे रहा है और ये भी ऑर्डर दे रहा है एट द सेम टाइम। अब आर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले पी का करूं कि क्यू का करूं, तो ये किसी का नहीं करेगा कंफ्यूज होकर, या करेगा तो एक दूसरे का छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहता है उसको, इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम टू और मोर सुपीरियर एट द सेम टाइम इट क्रिएट कंफ्यूजन। किसके पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया भैया, आर पे। आर पे क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयां होंगी। किन में, ये बोलेगा मेरा काम पहले कर, ये कहेगा मेरा काम पहले कर, है ना, डिसहार्मनी, लड़ाई झगड़ा, एंड मेनी अदर अनप्लेजेंट सिचुएशन, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव द ऑर्डर एंड टेबल टू वन एंड ओनली सुपीरियर। हर किसी का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। एक व्यक्ति के अगर दो सुपीरियर होंगे कभी काम नहीं चलेगा। एक घर में दो मुखिया होंगे, वो घर नहीं चलने वाला, क्योंकि दो अलग अलग सोच होगी, तो कभी जिंदगी में उस घर में कभी खुशहाली नहीं होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मतलब होता है, देखो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अभी आपको बताया था ना, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव। 10 एम्प्लॉय ने अपना गैंग बना करके टारगेट अलग सेट रखा है और 10 ने अलग, कभी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव नहीं होगा। तो यह सब मिलकर एक डायरेक्शन में काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट। फोकस एफर्ट से जब आप एक काम को करते हो तो उसे क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। जो फालतू में काम बार बार हो रहा है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगला क्या कहता है, तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या, यूनिटी ऑफ कमांड फिर से सुन लो, केस स्टडी में आ जाएगा कि एक व्यक्ति का दो सीनियर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, डिसहार्मनी होगी और दिक्कत आएगी। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में सबका टारगेट, सबका गोल एक होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल होगा ना, तो कभी वो सक्सेस नहीं होगा। सबऑर्डिनेट्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल फायदे के बारे में सोचो। अब मान लो एक कंपनी में हर एम्प्लॉय सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा, कभी टारगेट पूरा ही नहीं होगा, गोल कभी पूरा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअली ना सोच के सब मिलकर क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ ध्यान दें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पर फोकस। तो उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल एक व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है उसको कम करना और जनरल इंटरेस्ट पे प्रेफर करना, मतलब जनरल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करना। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को सैलरी सही दो। भैया अगर आप काम ज्यादा करवा रहे हो, इंटेलिजेंट व्यक्ति है और उसको कम सैलरी दोगे ना, वो छोड़ के चला जाएगा, पक्का छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उससे तुम काम ज्यादा करवा रहे हो, इंटेलिजेंट भी है, बहुत सारा काम आपका कर रहा है। तो आपको इंश्योर करना है कि जो व्यक्ति जिस लायक, उसको सैलरी भी उस लायक मिले। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी टोटली, आप जिस भी फॉर्म में दो, इन काइंड दो, इन कैश दो, जिस भी फॉर्म में दो, तो एम्प्लॉइज को आपको क्या करना है, जितना जिस हिसाब से वो उसका काम है उसके हिसाब से उसको प्रमोट करते रहो, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट करते रहो। अगर आपने ज्यादा काम करवाया और कम पैसे दिए तो छोड़ के चला जाएगा, है ना। कम काम करवाया, ज्यादा पैसे दिए तो आपका नुकसान। तो आपको उसको ठीक ठाक रेमुनरेशन देना है। क्या कहते हैं, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, शुड गिव देम एटलीस्ट और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि उसको लिविंग का स्टैंडर्ड मिल सके।
एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ताव में आके इतनी सैलरी दे दी कि कंपनी को लॉस हो गया, ऐसा भी नहीं करना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर, सारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक व्यक्ति के हाथ में होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट देना। फिर से सुन लो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब, सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ सारे डिसीजन मेकिंग जो भी आपके राइट्स हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना, तानाशाह बना देना उसको, जो कह रहा मैं ही कह रहा हूं, मैं ही सही हूं, मैं ही भगवान हूं, बाकी कोई नहीं है, इसको सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, काम को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में बांट देना। तो ये है बच्चे आपका सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, के बीच में बांट देना। स्केलर चेन, कौन हायर है, कौन लोअर रैंक ऑफिसर है, उनके स्केलर चेन बना, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, उसकी पूरी एक चेन बनाना क्या कहलाता है, स्केलर चेन। द फॉर्मल लाइंस ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको ऑर्डर देगा, एमडी को, एमडी किसको देगा, मैनेजर को, मैनेजर किसको देगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको देगा, वर्कर को। दैट इज अ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या हुआ, स्केलर चेन क्या हुआ बच्चे, कौन जूनियर और सीनियर है उसका पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसको क्या कहेंगे, स्केलर चेन। इसी में आता है गैंग प्लैंक। तो देखो बच्चे दो डिपार्टमेंट है, मान लो एक मैनेजर्स में ना दो डिपार्टमेंट है ना, तो एक मतलब मान लो एक एमडी है, सॉरी, और इसके बाद चार मैनेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4, फिर इसके सुपरवाइजर है कई सारे। तो ये दोनों आपस में मैनेजर बात कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। एक तो तरीका क्या है कि ऑर्डर कौन देगा ऊपर से नीचे तक, तो मैनेजर M1 को कौन ऑर्डर देगा, एमडी, लेकिन काम पड़ने पे M1 और M2 भी एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। एंड अलाउ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। तो ये सेम लेवल के एम्प्लॉय बात करेंगे, ये इसका सुपरवाइजर इसे ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है। तो अगर मान लो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दोनों के मैनेजर है, तो दोनों के मैनेजर आपस में ऑर्डर दे सकते हैं एक दूसरे को कोई जरूरत पड़ने पे। लेकिन ऐसा हो कि प्रोडक्शन का सुपरवाइजर ऑर्डर दे मैनेजर को फाइनेंस के, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। ऑर्डर, if there is a fixed place for everything and it present there, there will be no obstruction in work, same is with the employee। ऑर्डर दो, ऑर्डर का एक क्या होना चाहिए, राके होना चाहिए, सीनियर ऑफिसर्स जूनियर ऑफिसर्स को क्या देगा, ऑर्डर देगा। इक्वालिटी, एम्प्लॉइज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत करो, अगर आपने सेम लेवल के एम्प्लॉइज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया तो एम्प्लॉइज मोटिवेट नहीं होगा, वो काम ठीक से नहीं करेगा। इफ द मैनेजमेंट इज पार्शियल और बायस्ड, पार्शियल और बायस्ड का मतलब एक तरफा डिसीजन देने वाला, भेदभाव करने वाला, है ना, विद द एम्प्लॉइज विल गेट डिसैटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। और जितनी उसकी कैपेबिलिटी है ना एम्प्लॉय की, वो उतना कभी भी क्या नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रीब्यूट कब करेगा, कब करेगा वो, जब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो, मालिक जो है, एमडी जो है, वो सबके साथ बराबर का भेद भाव रखे, किसी के साथ भेदभाव ना करे। तो ये इक्वालिटी बहुत जरूरी है। द प्रिंसिपल इम्फेसिस काइंडनेस, आपको एक मानवता का ध्यान रखना है, जस्टिस न्याय का ध्यान रखना है कि किसी के साथ न्याय ना करे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल को हमेशा चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स है, मतलब ऐसा ना हो कि उसके मन में डर हो कि आज नौकरी है कल हो ना हो। अगर
ऐसा होगा ना तो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी, एक फिक्स टर्म होना चाहिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो किसी एम्प्लॉय के साथ, तो 2 साल 4 साल 5 साल का जब आप करो तो उसे इंश्योर हो कि भैया हमें इतने साल की नौकरी मिल गई कम से। तो स्टेबिलिटी होने से वो खुल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, डेडिकेटली काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करता है। इट ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस दैट इज ट्रस्टेड, एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉय डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। भैया एक बड़ी कंपनी की पहचान यही है कि उसके पुराने एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय उसे छोड़कर ना जाए, और अगर जाने लग छोड़ के जा रहे हैं तो भैया उस दिन से उस ऑर्गेनाइजेशन के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। कॉन्टिन्यूअस चेंज विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी। अगर लगातार आप चेंज कर रहे हो अपने काम करने के मेथड्स को, तो एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, डिसैटिस्फाई हो जाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। इट विल ऑल्सो राइज द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगर कंपनी से एम्प्लॉय बार बार छोड़ के जा रहे हैं तो कंपनी को क्या नुकसान होगा, उनको नए एम्प्लॉयज को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उससे उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बच्चे। इसके बाद आता है इनिशिएटिव्स। जो व्यक्ति आगे बढ़ के कोई काम करे, मुश्किल काम को काम करे, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय किसी मुश्किल काम को कर रहा है जो कोई नहीं कर रहा, तो उसको क्या करो, रिवॉर्ड दो, उसको क्या करो, मोटिवेट करो, जिससे वो आगे भी इस काम को करते रहे। अगर आप इसको डिमोटिवेट कर दोगे, रिवॉर्ड नहीं दोगे, तो ऐसे देखकर बाकी लोग नहीं काम करेंगे। Initiative means taking the first steps with self-motivation and the source of strength by suggesting or forming plans for the betterment of the organization. Initiative should be encouraged by the employer. भैया जो आगे बढ़ के काम कर रहा है, जो तुम्हें आइडिया दे रहा है, मुश्किल काम कर रहा है, उसको क्या करो, क्या करो, इनकरेज करो। उसको डांटो मत, उस पर पेनल्टी मत लगाओ, नहीं तो भैया वो नहीं करेगा अगली बार से काम। स्पिरिट डी कॉर्पस, इस पे बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन। ये कहता है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। ये मैं अपने लिए कर रहा हूं और हम सब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं और हम सब कर रहे हैं, इसमें फर्क है स्पिरिट डी कॉर्पस में। जा मैं वाली बात ना हो ऑर्गेनाइजेशन में कि बस मैं ही कर रहा हूं, सब लोग मिलके कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करना है। मतलब सब लोग मिलके काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। ऐसा नहीं होगा कि अकेला एक व्यक्ति गोल अचीव कर ले। तो आई रिप्लेस विद वी। स्पिरिट डी कॉर्पस पे क्वेश्चन आता है बच्चे। अगला बच्चे, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। अब हम इस पर बात, कहता है कि साइंटिफिक में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर कहते हैं, ये टेलर ने दिया था, फ्यूल का हो गया हमारा। टेलर क्या कहते हैं कि भैया ये साइंस नहीं है। साइंस में क्या होता है, कोई चीज है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये थंब वाला रूल नहीं है कि हमेशा होगा। टेलर बिलीव दैट देयर आर ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ये मेथड किससे डेवलप हुआ है, स्टडी और एनालिसिस से। ठीक है, अगला बच्चे, द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ द थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये छोड़ दो यहां से। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कहता है कि भैया कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेदभाव, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव, आपस में क्या हो, मेल जोल का भाव हो, दोस्ती का माहौल हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। एक दूसरे का टांग खींच रहे ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। तो अगर किसी को कोई काम नहीं आ रहा तो मदद करो, उसको सिखाओ, मिलजुल के काम करो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। तो क्या कहता है, एज अंडर द फैक्ट्री सिस्टम देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। भैया लड़ाई होती है, मैनेजर का एक अपना ग्रुप बन जाता है सुपरवाइजर का
एक अपना ग्रुप बन जाता है और एक दूसरे की सब टांग खींचने में लगे रहते हैं। टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट विद हेल्प नाइदर द मैनेजर नॉर द वर्कर। लड़ाई झगड़े कभी ना तो मैनेजर के लिए हित में है और ना ही वर्कर के हित में है। तो टेलर क्या कहता है कि हार्मनी होनी चाहिए, क्या, मैनेजर्स और वर्कर के बीच में। बोथ नीडेड टू रियलाइज ईच अदर, मतलब दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। वर्कर को मैनेजर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और मैनेजर्स को वर्कर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई सारा काम तो मैं ही कर रहा हूं, मैनेजर क्या ही करता है। मेंटल रिवोल्यूशन, ये तो कुछ नहीं है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब मिलजुल के काम करने का माहौल होना चाहिए। हम सब ने मिलके काम किया, हम सब मिलके काम कर लेंगे, इस तरह की बात होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं चलेगी। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कंपटीशन ना करे, क्या करे? कोऑपरेशन करे। अगर कोई व्यक्ति पीछे रह गया है तो उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करे। मान लो किसी एक सेल्समैन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो दूसरा सेल्समैन उसकी मदद करे उसके टारगेट पूरा करने में। वो किसी भी तरीके से कर सकता है, इससे उसको फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा। टेलर स्टेटेड दैट देयर शुड बी मोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, ये वही कहना चाहता। अगला कहता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। वर्कर को कैसे डेवलप करो ताकि उनकी एफिशिएंसी क्या हो? ज्यादा हो और प्रोस्पेरिटी भी ज्यादा हो। मतलब इंप्लॉइज को डेवलप करो। डेवलप कैसा होता है? समय समय पे उसको एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, तो ये होता है। टेलर वाज द व्यू दैट द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी could be built in right from the process of the employee selection। क्या कहता है कि बच्चे एफिशिएंसी कब क्रिएट हो जाती है? जब से उसका सिलेक्शन शुरू हो जाता है। ईच एम्प्लॉय शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड शुड बी असाइन्ड अ जॉब एज पर द फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। एम्प्लॉयज क्या होने चाहिए बच्चे? साइंटिफिकली सेलेक्टेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साइंटिफिकली, टेक्निकली उसकी क्वालिफिकेशन चेक करके क्या करना चाहिए? सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लो अकाउंटिंग की जॉब है तो भैया उसे अकाउंटिंग करवाओ। जिस सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो वो सॉफ्टवेयर चलवा के देखो। मान लो कि आप SAP पे काम करते हो तो SAP आना चाहिए, टैली पे काम करते हो तो टैली आना चाहिए। और अगर एफिशिएंसी को और बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए? उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। अगला टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। काम को बांटो। क्या करो? काम को बांटो। क्या कहता है? प्लानिंग इंचार्ज फैक्ट्री के अंदर। इंस्ट्रक्शंस एंड क्लर्क, रूट क्लर्क, ये सब है। ये शायद नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब हर प्रोडक्ट का आप एक स्टैंडर्ड सेट करो कि कौन सा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, एंड सिंपली होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि बच्चे हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट करना, क्वालिटी सेट करना, नंबर सेट करना, उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अगर मान लो कि मैंने एम्प्लॉय को बोल दिया कि भैया पूरे दिन में 8 घंटे में एक वर्कर को कम से कम 100 पीस बनाना है, तो मैं कहीं पे रहूं, वर्कर की जिम्मेदारी है कि उसे कितना बनाना है? 100 प्रोडक्ट बनाकर देना है। तो इसके मन में वो डर रहेगा और वो बनाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। पहला, ये किस पे डिपेंड करता है? स्टैंडर्डाइजेशन से क्या? इट इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ द एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि मान लो कि मैंने टारगेट सेट कर दिया कि 100 पीस बनाना है और जल्दी बनाने के चक्कर में क्या क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी भी बतानी है और क्वांटिटी भी बतानी है। स्टैब्लिश द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ द मैन एंड मशीन।
Establish the interchangeability of the manufactured part, ये कुछ नहीं है. Simplification of work को simple बनाओ, unnecessary size, unnecessary variety, unnecessary grade को खत्म करो, simple चीजें रखो. It aims to eliminate unnecessary diversity of product. अब एक ही तरह के प्रोडक्ट में बेमतलब में थोड़ा चेंज करके आप product बदल रहे हो, तो ऐसा मत करो, ऐसा करने से दिक्कत आएगी आप. अगला है बच्चे मेथड स्टडी. एक काम को करने के कई तरीके हैं, एक काम को करने के कई तरीके हैं, तो उनमें से सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करो, उसको कहते हैं मेथड स्टडी. कहता है क्या, मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे डूइंग अ जॉब. किसी भी काम को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको सेलेक्ट करने के मेथड को कहते हैं मेथड स्टडी. इसका काम क्या होता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर मेथड का सबसे बेस्ट होगा तो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा. फॉर फाइंडिंग वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब. ठीक है. मोशन स्टडी, क्लियर. मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स, ये पेपर में आता है बच्चे, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक. मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, objects, sitting and changing positions, which are undertaken while doing a typical job. To determine the movement of the worker while doing a typical job, to differentiate between the productive, incidental and unproductive movement, to cut down unproductive movement. मोशन स्टडी का मतलब हुआ है कि बच्चे यहाँ पे जब वो कोई प्रोडक्ट वर्कर बना रहा है तो उसके अंदर जो जो चीजें हो रही हैं उन चीजों में से अननेसेसरी चीजों को हटाना. क्या करना, अननेसेसरी स्टेप्स को हटाना, अननेसेसरी एक्टिविटी को हटाना. टाइम स्टडी, कितने समय में वो बन के तैयार हो. एक प्रोडक्ट को कई टेक्निक से बनाओ और उसमें से जो सबसे कम समय में बन रहा है वो टेक्निक अपनाओ, उसको कहते हैं टाइम स्टडी. टाइम स्टडी रेफर्स टू द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म. Clear. Frame suitable incentive schemes and determine labor cost. सुन लो, एक वर्कर 8 घंटा काम करता है और कितना प्रोडक्ट बनाता है, और दूसरा वर्कर अगर 8 घंटे काम करता है तो कितना प्रोडक्ट बनाता है. तो ऐसे तो हर वर्कर अलग अलग बनाएगा और सेम सैलरी दोगे तो दिक्कत होगी. तो आजकल इसका तरीका क्या है, पीस रेट इंसेंटिव्स. इसमें क्या होता है कि वर्कर जितना प्रोडक्ट बनाएगा उसके हिसाब से उसकी सैलरी बनेगी. ये नया टेक्निक है, वो इसी टाइम के बेसिस पे आया है. पहले क्या होता था, सैलरी फिक्स होती थी कि भैया 8 घंटा काम करो आपको सैलरी एक फिक्स मिलेगी. और अब ऐसा नहीं है. क्या है, अब आता है आपको पीस के हिसाब से कि अगर आप इतने पीस बनाओगे तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी, ज्यादा पीस बनाओगे तो ज्यादा पीस पैसे सैलरी मिलेगी आपको. तो ये है टाइम स्टडी कि आप प्रमोट करो कि कम समय में एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा बनाए. फैटिग स्टडी, टायर्डनेस फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल वर्क. कितनी देर बाद वर्कर को ब्रेक की जरूरत है भाई. लंच टाइम कितने समय के बाद होना चाहिए, टी ब्रेक कितने समय बाद होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति लगातार अगर काम करता है तो वो मेंटली और फिजिकली थक जाता है, तो उसको कुछ देर का क्या चाहिए, गैप. तो ये कंपनी को डिसाइड करना होता है, मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि एक एम्प्लॉय को कितने देर का ब्रेक चाहिए. तो इसकी स्टडी कौन करेगा, फैटिग स्टडी. Fatigue means tiredness from the physical or mental work. Taylor suggests that as a person get tired when he work continuously without a break, he must be provide a brief rest. उसको छोटा सा रेस्ट चलना चाहिए, interval in between, so as to enable him to regain lost stamina. और अगर आप ऐसा करते हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, वो ज्यादा ताकत से ज्यादा एनर्जी से काम करेगा. लगातार करते जाओगे तो उसकी एनर्जी धीरे 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 डाउन हो जाएगी और काम करना बंद कर देगा. डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम कहता है कि भैया परमानेंट सैलरी की जगह प्रोडक्शन बेस्ड सैलरी दो. क्या दो, प्रोडक्शन बेस्ड सैलरी. प्रोडक्शन बेस्ड सैलरी का मतलब कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट बनाओगे सैलरी उतनी ज्यादा. अभी आप आगे जब सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, कॉस्ट अकाउंटिंग,
तो उसके अंदर ये प्रॉपर एक लेबर का आपका चार्ट में आपको ये मिलेगा पढ़ने को कि किस तरह से हम सैलरी निकालते हैं। तो सैलरी निकालने के कई तरीके हैं, कई मैथड्स हैं। तो उसमें से ये हम टेक्निक्स पढ़ेंगे वहां पे कि डिफरेंट प्राइस वेजेस सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चे कि जो इंसेंटिव्स है और सैलरी है वो किस पे लिंक होगा, प्रोडक्टिविटी पे। जितना ज्यादा प्रोडक्शन सैलरी उतनी ज्यादा, जितना कम प्रोडक्शन सैलरी उतनी कम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टैंडर्ड टास्क इज एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। चलिए इसकी केस स्टडीज करते हैं कुछ। चलिए पढ़िए जरा इसको। कहता है कि टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग Thalco Limited is manufacturing files and folder from old clothes to discourage use of the plastics. Files and folders. फाइल और फोल्डर बना रहे हैं वो कपड़ों से, पुराने कपड़ों से। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेज वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया बच्चे, अपने गांव के आसपास के लोगों को उन्होंने हायर किया जहां बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। एंड एम्प्लॉय हरीश डिजाइन अ प्लान फॉर कॉस्ट रिडक्शन। हरीश ने क्या डिजाइन किया कि भैया कॉस्ट को कम करना है, बट इट वाज नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अनदर एम्प्लॉय गिव सम सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन डिसीजंस, बट इट वाज आल्सो नॉट अप्रिशिएटेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। तो उसने भी नहीं किया इसको एग्री। कहता है बाय द प्रोडक्शन आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल मैनेजमेंट बीइंग वायलेटेड। पहला क्या वायलेट किया बताओ, above para authority and responsibility, stability of personal initiative या spirit de corpus। पहला वायलेट किया ना इनिशिएटिव, कोई कुछ लेना बताना चाह रहा है, सजेशन देना चाहता है, डिजाइन के में इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तो आपने क्या किया, उसे मना किया। तो किसी को इनिशिएटिव लेने से आपने रोका, और इनिशिएटिव लेने से रोकने का मतलब क्या है हुआ, आप उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे हो। बड़े क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा। Finishing her BBA degree course, Tanya gets a job of the assistant manager in the retail company through the reference of cousin. cousin की रेफरेंस उसे नौकरी मिल गई, किसमें, रिटेल कंपनी में, रिटेल जो प्रोडक्ट को बेचती है। Taruna, who works in the same company as a senior manager, decide to guide तान्या। तरुणा ने डिसाइड किया कि वो गाइड करेगी तान्या थ्रू हर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग हर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। इसकी सीनियर कौन है, तरुणा, जूनियर कौन है, तान्या, और उसकी मदद करना चाहते हैं। She tell that the neither the principal of the management provided any ready-made straight jacket solution to all managerial problems, nor they are rigid prescriptions which have to be followed absolutely in context the above case. Identify the features of the management mentioned in the above paragraph by quoting the line from the paragraph. बताओ इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है बताओ, और वो लाइन भी कोट करना है जिससे ये आपको पता चल रहा है। पहली लाइन आपको मिल रही है, देखो, तरुणा हु वर्क इन द सेम कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर डिसाइड टू गाइड तान्या। तो प्रिंसिपल क्या करता है, इंडिविजुअलिज्म के बारे में मत सोचो, कोऑपरिज्म के बारे में, कोऑपरेशन के बारे में सोचो, खुद के टारगेट के लिए मत सोचो, कंपनी के गोल के लिए सोचो, ये कहता है ना प्रिंसिपल। तो उस लाइन से आपको ये पता चल रहा है क्योंकि वो उसकी मदद कर रही है, क्योंकि अगर वो अपने बारे में सोचती तो मदद करती ही नहीं।
है ना। अगला कहता है व्हाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेज डू नॉट रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरल प्रॉब्लम्स। इसका अलग क्वेश्चन आंसर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। पढ़िए 10th क्वेश्चन। कहता है एमी एंड सैमी आर द फ्रेंड्स एंड ग्रेजुएट फ्रॉम द लॉ स्कूल टुगेदर। Amy set up her law practice and established her law firm, while Sammy joined a job with a reputed law firm. Sammy ने क्या किया, ज्वाइन किया, और एमी ने क्या किया, अपना ही खोल लिया। One day Sammy visited Amy office and find it in a real mess. Files and documents were all lying in the haphazard manner. सैमी ने देखा कि एमी के ऑफिस में कुछ मैस है, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है। There was no assigned place for the stationery being used by the एमी। कोई एक जगह नहीं है जहां पे एमी अपने को यूज कर। The employee in her office do not have a fixed place to work। उसके एम्प्लॉय के लिए कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। They sit anywhere they feel like। वो कहीं बैठ जाते हैं। When someone has to be contacted, he she was to be reach all over the office, search all over the office। किसी को ढूंढना है तो पूरे ऑफिस में ढूंढना पड़ता है। On the basis of the given information about the Amy and Sammy, answer the following question: which principle of the management is not being applied in Amy office? Discipline। एमी के ऑफिस में क्या नहीं फॉलो हुआ? डिसिप्लिन। कोई कहीं बैठ रहा है, किसी का कोई वर्क प्लेस नहीं है, कोई वर्क टेबल नहीं है। इस चैप्टर से तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ही आता है। ठीक है, वे केस स्टडी का पढ़ सकते हो आप। ठीक है।